वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोड क्या होता है, फिर उसको किस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, फिर किस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, ये मैंने बताया था। उसके बाद इलेक्ट्रोड के टाइप्स कितने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में बताना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। तो आज जानना है सबसे पहला टॉपिक इसमें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ये जानना है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोड बनाते थे, जैसे एक दोबारा फिगर बनाते हैं, मेटल आयन वाला जो था इलेक्ट्रोड, उसका फिगर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटल और ये सॉल्यूशन है, मेटल हो गया M और ये हो गया MSO4, उसी का सल्फेट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता था, जो मेटल थे, मेटल के जो रॉड थे, इस पर या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज आ जाता था। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं निगेटिव चार्ज मान लेते हैं कि इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। अब इस पर निगेटिव चार्ज आता था, जो साथ में सोल्यूशन होता था, सोल्यूशन पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, और जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो यहाँ सोल्यूशन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, 4 माइनस में है तो 4 यहाँ पे प्लस में लिख देंगे। अब ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों मिलकर एक टाइप का पोटेंशियल डेवलप करेंगे, विभव डेवलप कर देंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं। तो कभी भी दो अपोजिट चार्ज आमने सामने होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो यहाँ भी एक पोटेंशियल डेवलप होगा। अब ये पोटेंशियल डेवलप हो कहाँ रहा है, किसी इलेक्ट्रोड पर। ये इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड पर डेवलप हो रहा है, इसीलिए इस पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि चार्ज डेवलप एज या फिर पोटेंशियल डेवलप एट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का प्रॉपर अगर डिफिनीशन, पूरा डिफिनीशन अगर देखना चाहें तो किसी मेटल रॉड को उसी के सल्फेट में अगर हम डिप करते हैं तो मेटल पे क्या होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तथा जो उसका सोल्यूशन होगा उसमें उसका अपोजिट एंड इक्वल चार्ज आ जाएगा। अब ये दो चार्ज डिफरेंस के कारण जो होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा। ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पर डेवलप हो रहा है, इसलिए इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो ये था डिफिनीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। अब हमें जानना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कौन कौन से फैक्टर इसको लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से फैक्टर का ये चेंज होता है। तो फैक्टर, अब अगला हेडिंग पढ़ना है हमको, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन कौन से कारक हैं जो इलेक्ट्रोड विभव को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है, यहाँ लिख देते हैं, जो सबसे पहला फैक्टर है उसको बोलते हैं नेचर ऑफ कंडक्टर। हिंदी में बोलेंगे इसको चालक की प्रकृति। तो चालक की प्रकृति हो गया। अब इसमें क्या होगा कि जितना ज़्यादा वो कंडक्शन होगा, उसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट है इसमें, इसी का हमें देखना है इसका नेचर क्या है। तो ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा, अब ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि अब दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या करता है, ऑलमोस्ट लगभग सारे आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए हमें जो अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। और क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये चालकता, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उतना ज़्यादा ही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो पहला ये था। तो दूसरा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पूरा जो ये सॉल्यूशन है, इसका जो वॉल्यूम है, ये जो सॉल्यूशन है को सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर
इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था PV = nRT। अब कोई सॉल्यूशन है, इसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट होता है, तो V किस पे डिपेंड करेगा, T पे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हैं किसी भी सॉल्यूशन में, दो मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर सॉल्यूशन बना है, तो उसके मॉलिक्यूल के बीच एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब अगर क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वीक होने लगेगा। और वीक होगा तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाएंगे, और अगर दूर चले गए तो इसका मतलब क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ जाता है कब, टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है, नंबर ऑफ़ आयंस तो इसमें सेम है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने से जो इसके आयंस हैं उसके बीच कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब वो एक दूसरे से ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट बढ़ गया, और मूवमेंट बढ़ जाने से ही क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो टेम्परेचर के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इसके आयंस है उसमें मूवमेंट बढ़ जाएगा। अब मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतना ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब तीसरा हमें पढ़ना है इसमें फैक्टर कंसंट्रेशन को पढ़ना है हमें, कि कंसंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता। तो सांद्रता का यहाँ का मतलब ये हुआ कि जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो हम इलेक्ट्रोलाइट ये मिला रहे हैं वो उसकी मात्रा, उसका अमाउंट कितना है। अमाउंट जितना ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन उतना अधिक होगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, यहाँ पर कंसंट्रेशन अगर इसका बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि जब कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आयंस जो है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है ये नंबर ऑफ़ आयंस के। तो नंबर ऑफ़ आयंस बहुत ज़्यादा इस सॉल्यूशन में हो जाएंगे, और नंबर ऑफ़ आयंस अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी, चालकता एक जगह से दूसरी जगह जाने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ गए तो एक भीड़ बढ़ गई। कहीं भी अगर भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ पर मूवमेंट, किसी का भी जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। सेम यही केस आयंस में भी होता है। यहाँ पर भी क्या होगा कि नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ गए कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, तो उसमें क्या होगा, उसके आयन जो है मूवमेंट उसका घट जाएगा, और मूवमेंट घटेगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी घट जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ़ आयंस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंसंट्रेशन के। तो ये तीन फैक्टर्स थे जो हमें जानना था। पहला दोबारा लिख देते हैं। पहला फैक्टर था टेम्परेचर, दूसरा एक था नेचर ऑफ कंडक्टर, और तीसरा ये था। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा था नेचर ऑफ कंडक्टेंस, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जितना स्ट्रांग होगा उतना अधिक होगा, और कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ये क्वेश्चन कंसंट्रेशन वाला, ये आपका नीट में भी क्वेश्चन ये वाला पूछ चुका है। इसके अलावा 12th में भी ये क्वेश्चन आया है कि जो है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये क्वेश्चन भी आया है टेम्परेचर वाला भी, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये थे फैक्टर्स, वो फैक्टर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अब जो है इस चैप्टर का स्टार्टिंग हो रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इसके पहले जो भी चीज़ें थे सारी चीज़ें एक बेसिक जानकारी थी, ठीक है, कि इलेक्ट्रोड क्या था, उसके टाइप्स कितने होते हैं, वो किस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किस पे इफेक्ट करता है, उसके फैक्टर्स क्या थे, ठीक है। अब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं, होता क्या है। हिंदी में पहले बता देते हैं, इसको बोलते हैं वैद्युत रसायन। तो सबसे पहले ये जानना है वैद्युत रसायन होता क्या है। तो वैद्युत रसायन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला पार्ट है वैद्युत या इलेक्ट्रिकल, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा रसायन है ये, इसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। हिंदी में बोलेंगे इसको वैद्युत ऊर्जा, इसको बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा या रसायन ऊर्जा।
रासायनिक ऊर्जा। तो इस पूरे चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि केमिकल एनर्जी को किस तरीके से वैद्युत एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, और दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है कि यह साइंस की या केमिस्ट्री की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे बदलते हैं, इसका अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन यही होगा कि विज्ञान की वह शाखा या फिर रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे परिवर्तित करते हैं, इसका अध्ययन, इसी के अध्ययन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक है, तो इसको जब कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है सेल की। जो डिवाइस हम यूज करते हैं इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए, उसे बोलते हैं सेल। ठीक है, तो दो टाइप के सेल होते हैं। एक सेल होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा, और दूसरे टाइप का सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में बदलेगा। तो इस दो टाइप के सेलों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो दो टाइप के सेल का नाम क्या है? तो पहला सेल एक होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हिंदी में इसे बोलेंगे वैद्युत रसायन सेल। और दूसरे टाइप का जो सेल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हिंदी में बोलेंगे इसको वैद्युत अपघट्य सेल। तो ये दो टाइप के सेल हैं। अब हमें ये जानना है कि कौन सा सेल किसको कौन सा जो है कन्वर्ट करता है, कौन इसमें इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है और कौन केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक ट्रिक याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल है इसमें ऐसे बैक एरो बनाना है, ऐसे बैक एरो। तो बैक एरो से पता चला ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। तो ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उस सेल को बोलते हैं वैद्युत रसायन सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा। तो इसमें जो पहला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी बदला, तो यहाँ पे कौन सा सेल होगा, ये वाला सेल होगा। तो यहाँ पर होगा ये वाला सेल, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ठीक है, तो ये 2 नंबर का सेल है, 2 नंबर वाला सेल ये है। तो इस सेल को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है उस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर वैद्युत अपघट्य सेल। और दूसरा जो रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इस सेल को बोलते हैं वैद्युत रसायन सेल। ठीक है, तो ये 2 टाइप के सेल है, इन्हीं 2 सेल के बारे में पढ़ना है हमें और इस पर न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला सेल स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे पहला सेल है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज हमें इसी सेल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ऐसे सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इंग्लिश में बोलेंगे द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये डिफिनीशन है इसका सिंपल सा। अब ये सेल जो है, इस सेल को पूरे 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पूरे सेल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, और तीसरे को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, हिंदी में से क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको ऑक्सीकरण अर्ध सेल, इसको बोलेंगे अपचयन अर्ध सेल, अपचयन अर्ध सेल, और इसको बोलेंगे लवण सेतु। तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इन 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना होता है
और इन 3 पार्ट में एक एक करके हम जो है तीनों पार्टों को पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर तीनों पार्ट को मिलाकर इस सेल को बना के उस सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो ये दोनों मिटा देते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमें क्या करना है, ये एक मेटल रॉड बनाना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन, एक कंटेनर में सॉल्यूशन रख देना है। अब मेटल रॉड हम लेंगे कौन सा, तो मेटल रॉड हम यहाँ पे ले रहे हैं Zn का, और इसमें सॉल्यूशन ले लेंगे ZnSO4 का। अब इस वाले में जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसका नाम ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्यों पड़ा है, क्योंकि इस सेल में यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसी का इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। दूसरा रिडक्शन वाला था तो उस पार्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है, इसे रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता कैसे है ये जानना है। तो जब हम इस टाइप का बनाते हैं, जब ये रॉड को उसी के सॉल्ट में अगर हम डिप कर देते हैं तो होगा क्या, इस मेटल रॉड पे या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आता है, उसी के डिफरेंस के कारण पोटेंशियल जनरेट होता है, उसी पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो अब यहाँ पे यही जानना है कि वो जो है चार्ज डेवलप क्यों होता है। तो उस चार्ज को डेवलप होने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो Zn है वो Zn किस फॉर्म में होता है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट्री है। किसी भी एलिमेंट में का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। तो ये है Zn रॉड है। अब इसमें क्या होगा, इसका Zn सॉल्यूशन में इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इसके जो एटम्स हैं वो क्या होगा, सॉल्यूशन में जाके Zn आयन बना लेंगे और डिसोसिएट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होगा इसमें। तो यहाँ प्रोसेस को लिख देते हैं, ये होगा Zn और Zn से बन जाता है Zn++। अब इसको इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस यहाँ पे 1 एटम, यहाँ पे 1 एटम, एटम तो बैलेंस है लेकिन आयंस इस पर चार्ज बैलेंस नहीं, यहाँ पे 0, यहाँ +2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस हाफ इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में टोटल प्रोसेस ये होता है कि Zn है, Zn++ में डिसोसिएट होता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है इसके Zn यहाँ पे सोल्यूशन में चले आए Zn++, और जो इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो क्या रहेंगे, इस रॉड पर ही रह जाएंगे। तो इसको बना देते हैं ब्लैक से। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, और भी अगर एक से ज़्यादा आयंस है तो उस पर डिपेंड कर रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आयंस हो जाते हैं। अब Zn ये ++ है। ठीक है, ये क्या होगा, ये पूरा सोल्यूशन इस Zn++ के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा इसके चारों, इसके पास जहाँ पर निगेटिव उसके पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, जितना निगेटिव होगा। ठीक है, ये दोनों चार्ज जो होते हैं इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस वाले पूरे में जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला चीज़ क्या हो रहा है कि ये रॉड जो है निगेटिव चार्ज हो जाता है, और दूसरा जो सोल्यूशन हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं पूरी जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होती हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में अब हमें क्या जानना है, पहली चीज़ ये जानना है कि ये जो रॉड है, ये रॉड क्या हो जाएगा, इस रॉड पे चार्ज क्या हो जाएगा, इस रॉड पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रॉड हो जाता है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इस रॉड को इलेक्ट्रोड बोलेंगे, तो ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस रॉड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरी चीज़ कि जहाँ पर भी जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को एनोड पढ़ते हैं। ठीक है, जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और जिस पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये रॉड होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होगा इसको क्या बोलेंगे, एनोड, इसको पढ़ेंगे हम एनोड। ठीक है, तो ये रॉड जो है पहली चीज़ तो निगेटिवली चार्ज है और दूसरा चीज़ क्या है, इससे एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चला कि जो एनोड है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, एनोड जो है निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चार्ज का डिफरेंस है, इस चार्ज के डिफरेंस के कारण यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और इसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहला नाम आ जाएगा इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव, तो पहला नाम ये है। तो अब इसका डिफिनेशन हमें जानना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है।
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनीसन हम क्या देंगे, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनीसन देंगे कि किसी भी मेटल रॉड को उसी के सल्फेट के विलयन में, सल्फेट के सोल्यूशन में अगर हम डिप कर देंगे तो मेटल रॉड पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तथा जो इसका सोल्यूशन होगा इस सोल्यूशन पे इसका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा। अब ये दो चार्ज डिफरेंस के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा उस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये डिफिनीसन हो जाएगा। फिर से बताते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफिनीसन क्या होगा कि किसी मेटल रॉड को उसी के सल्फेट के विलयन में, सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, डुबो देंगे। तो डुबो देने से क्या होगा कि मेटल पे या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो निगेटिव चार्ज आएगा, और साथ में क्या होगा जो सोल्यूशन होगा उसमें उसका अपोजिट और इक्वल चार्ज आ जाएगा। अगर इसमें निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, अगर इसमें पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है। तो अब इस चार्ज के डिफरेंस के कारण यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा और इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्यों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कहते हैं? क्योंकि ये जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड पर ही डेवलप हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, तो पहला डिफिनीसन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब दूसरा में ये जानना है कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। हिंदी बोलेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। अब ये क्या होता है, तो इसका डिफिनीसन सिंपल सा ये क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है किसके कारण हो रहा है? ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप हुआ वो किसके कारण हुआ? ऑक्सीडेशन के कारण। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn से Zn++ बना। तो अगर ये ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है तो इस टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनीसन अगर हमें देना हुआ तो इसका डिफिनीसन देंगे किसी मेटल रॉड को मेटल के सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करने पे क्या होगा कि मेटल पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तथा जो सोल्यूशन होगा उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा। इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के कारण डेवलप हुआ, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है कि ये इलेक्ट्रोड, पहले सबसे पहले इसका डिफिनीसन देना है, बस उसमें एक लाइन जोड़ना है कि यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा डिफिनीसन। अब तीसरा डिफिनीसन हमें एक जानना है इसमें, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शॉर्टकट में SEP पढ़ते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे OEP, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये जानना है। तो ये जो सॉल्ट है, ये सोल्यूशन पूरा है। इस सोल्यूशन की का जो है कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन भी होता है। अब इसकी अगर कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं 1 m का मतलब होता है मोलरिटी, कैपिटल M है तो मोलरिटी है, हिंदी में बोलेंगे इसको मोलरता। तो अगर इसका कंसंट्रेशन हम अगर 1 m ले लेते हैं तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोल देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनीसन क्या होगा? सेम वही डिफिनीसन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का देंगे और साथ में एक लाइन जोड़ देंगे उसमें लास्ट में कि जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफिनीसन अब हम बताते हैं क्या होगा कि किसी मेटल रॉड को मेटल के सल्फेट के विलयन में अगर हम डिप करते हैं तो मेटल रॉड पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तथा जो सोल्यूशन होगा उसमें इसका अपोजिट एंड इक्वल चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण ये दो विपरीत चार्ज के कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा। इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तथा सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर ले लेते हैं तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं E0 से। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं केवल E से। ठीक है, नॉट लग गया मतलब स्टैंडर्ड आ गया। अब इसमें फोर्थ टर्म इसमें जानना है हमको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सारे टर्म्स को ऐड कर दिया गया यहाँ पे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है? हिंदी में से क्या बोलेंगे इसे पहले बता देते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं मानक, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव SEP हो गया। इसको बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है,
तो अब जानना है हमें कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो अब यहाँ पे हमें दो टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफिनीशन में दो टर्म जोड़ना है। पहला टर्म क्या जोड़ना है कि ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है, और दूसरा टर्म क्या जोड़ना है इसमें कि इसका सोल्यूशन जब 1m रहेगा। ठीक है, तो अब इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि जब मेटल के रॉड को उसके सल्फेट के विलयन में डिप करते हैं तो मेटल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तथा सोल्यूशन में उसका अपोजिट अनइक्वल चार्ज आता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है तथा जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन हम 1 मोलर लेते हैं। तो इस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये डिफिनेशन हो गया। अब ये चारों जो डिफिनीशंस हैं, ये डिफिनीशन बहुत बार आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, यूपी बोर्ड में भी आया हुआ है और सीबीएसई बोर्ड में भी आया है। इसके अलावा नीट में भी एक आध बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये ज़्यादातर है क्लास 12 के लिए, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। इन दोनों का डिफिनीशन, इन चारों में से किसी का डिफिनीशन पूछ सकता है और 1 से 2 नंबर का पूछता है, सिंपल सा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में पढ़ाएंगे। कल जो है आपको इसका दूसरा पढ़ाएंगे, रिडक्शन हाफ सेल और साल्ट ब्रिज। इस पूरे सेल के बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।